जय हिंद बच्चों, चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज देखो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 11th सी, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और ये बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम के बारे में हम जानते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये अपोजिट साइड्स भी पैरेलल एंड इक्वल रहेंगे। एंड डायगोनल्स दे बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने पढ़ा है, इस बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। अब यहाँ पर एक और नई बात सीखेंगे, डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तुम? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे ही किसी पैरेललोग्राम में तुम एक डायगोनल ड्रॉ करते हो तो वो इस एंगल को आधे आधे पे डिवाइड कर देगा। अगर ये एंगल 80 का था तो ये अब 40 एंड 40 में डिवाइड हो जाएगा। अब यही बात हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एंगल बाइसेक्टर्स। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, अब हम यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के बेस पर कैसे देखो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा पैरेललोग्राम है और हमसे पूछ रहे हैं कि x, y और z की वैल्यू बता दो। तो सबसे पहले मैं कहूँगा x = 80 डिग्री और इसका रीज़न लिखना ज़रूरी है। रीज़न नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें यहाँ लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए x की वैल्यू 40 है, 80। तो x की वैल्यू तो 80 मिल गई। अब एंगल z प्लस 80 = 180। रीज़न दे दो, एडजेसेंट एंगल्स, पूरा लिखो, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब उसके बाद ये दो एंगल हमें पता चले तो हम यहाँ पे लिखेंगे z एंगल, z = 180 - 80, सो z कम्स आउट टू बी 100 डिग्री। तो z भी मिल गया। अब ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें y तब मिलेगा जब ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं w। एक काम करो, इसको ना तुम एक क्वाड्रिलेटरल को ही नाम दे दो, ABCD। तो बोल दो, यहाँ पर पहले ही लिख दो, इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल D = एंगल B = 100। क्या रीज़न दोगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऐसे D और B ये हो गए 100 डिग्री, तो ये वैल्यू भी हो गई 100। अब तुम लिखो एंगल D प्लस y = 180, मतलब ये वाला एंगल, ऐसे रेड पेन से बना देता हूँ मैं। ये वाला एंगल, इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है, एक लीनियर पेयर बन रहा है। देखो y यहाँ पर था और 100 यहाँ पे था, ऐसा है ना पोजीशन। यहाँ पे B लिखा हुआ है। तो ये जो एंगल है ये एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है जिसको हम लिखते हैं 180। तो इसे तुम कहोगे
लीनियर पेयर एंगल। क्या कहोगे? लीनियर पेयर एंगल। तो d की वैल्यू पता है 100, y इक्वल्स टू 180, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 100, y इक्वल्स टू 80। और इस तरीके से तुमने अपनी सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। लास्ट में अपना आंसर लिखो। x वैल्यू इक्वल्स टू 80, देयर आफ्टर z वैल्यू इक्वल्स टू 100 एंड y वैल्यू इक्वल्स टू 80। तो x, y एंड z इस तरह से हमने फाइंड किया। अब चलो हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन, इसे भी हम एक नाम दे देंगे ABCD। लिखते हैं लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम, मतलब ये पैरेललोग्राम क्या है? ABCD। अब तुम यहाँ पे लिखो AC is the diagonal of parallelogram. So angle DAC equals to angle BAC। क्या रीज़न है? देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंगल DAC। जैसे ही मैं कहता हूँ D तो तुम यहाँ पहुँचो DAC, ये हुआ DAC यहाँ तक। ये वाला एंगल BAC, B कहाँ? तो यहाँ पहुँचो BAC। तो मैं ये लिखूँगा कि ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि क्या रीज़न देंगे? देखो यहाँ लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट्स एंगल्स। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स इट्स एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि DAC 30 है और ये x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास? 30। अच्छा, x अगर मुझे 30 मिला, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल, यहाँ पे लिखो तुम, एंगल DAB इक्वल्स टू 30 प्लस 30, एंगल BCD, ये वाला BCD इक्वल्स टू एंगल BAD। क्या रीज़न है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब BCD इक्वल्स टू 60, क्योंकि ये BAD बोलो चाहे DAB बोलो, बात एक ही है। वो कितना है? ये वाला एंगल 60, ये 60 है तो ये भी क्या रहेगा? 60। अब देखो मुझे y पता करना है, तो मैं बोलूँगा y इज़ हाफ ऑफ एंगल BCD। क्यों हाफ ऑफ एंगल BCD हो जाएगा? ये BCD का हाफ है y। क्यों? क्योंकि यहाँ रीज़न दो, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एंगल बाइसेक्टर्स। जब ये डायगोनल इस तरफ डिवाइड करेगा तो उस तरफ भी तो डिवाइड करेगा, तो इसलिए y क्या है? इस पूरे एंगल का आधा। तो y विल बी हाफ ऑफ 60। कट करोगे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 30।
चलो x और y तो पता कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे z कैसे पता चलेगा। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, देखो तो कहाँ है ट्रायंगल ABC, ये है A B और ये C, ऐसा ये आया ABC। तो तुम्हें पता है कि सम ऑफ एंगल D इक्वल्स टू एंगल B, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है तो Z इक्वल्स टू 120, क्यों, क्योंकि D की वैल्यू है 120 और Z की वैल्यू Z है। तो इस तरह से हमें आंसर मिला। हमारे x की वैल्यू क्या मिली 30, y की वैल्यू क्या मिली 30, z की वैल्यू क्या मिली 120। ठीक, तो इस तरह से हमने अपने सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। अगला दैट इज थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन में ना हमें x एंड y पता करना है। ये हमें 70 दिया है। अब ये बात याद रखो तुम, अगर ये x है और ये 30 है, दो लाइन अगर पैरेलल जा रही है और ये ट्रांसवर्सल है, तो हमेशा ये एंगल एक दूसरे को इक्वल रहेंगे। उसे हम कहते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक नाम दे दो यहाँ पर भी, ABCD। लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। अब तुम यहाँ बोलो DC is parallel to AB and AC is transversal। ऐसा बताना पड़ेगा कि ये जो DC है और AB है ये पैरेलल गए, और ये वाली लाइन जो जा रही है, ये वाली लाइन ये क्या है, ट्रांसवर्सल। दो लाइन पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल। तो दो लाइन, देखो मैं यहाँ पे रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल जा रही है, और ये लाइन क्या आ रही है, ट्रांसवर्सल। तो तुम यहाँ लिखो एंगल x इक्वल्स टू, ऐसा लिखो एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACD इक्वल्स टू CAB। रीज़न दे दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलो, चाहे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोलो। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कौन सा था, ACD मतलब ये एंगल, और फिर BAC मतलब ये एंगल। ये x की वैल्यू तो मिल गई। अब दूसरा देखो, मुझे जब x की वैल्यू 30 मिल गई है तो y की वैल्यू देखो मुझे कैसे मिलेगी। y की वैल्यू पता करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 70 है तो ये लाइन क्या हो जाएगा, एक 110। कैसे, क्योंकि वो स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट एंगल। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसको मैं O नाम दे देता हूँ डायग्राम में। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे
कि as shown in diagram एंगल BOC प्लस एंगल COD, ढूंढो मैंने क्या लिखा, BOC यहाँ तक ऐसा, और COD मतलब यहाँ, मतलब ये स्ट्रेट लाइन COB एंड COD, ये अगर 70 है तो ये कितना रहेगा ये बताना है हमें। दिस इज इक्वल्स टू 180, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ये जो स्ट्रेट लाइन बन जाती है ना दो एंगल को मिला के, उसे कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। तो BOC तुम्हारे पास था 70, COD था तुम्हारे पास 100 एंड CO10 तो डी तो अभी पता करना था, COD इक्वल्स टू 180, COD इक्वल्स टू 180 माइनस 70, COD इक्वल्स टू 110। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, जिसमें x इक्वल्स टू 30 डिग्री मिला और y इक्वल्स टू 110। इसमें z तो दिया नहीं है, तो x y हमने पता कर लिया। z इसमें दिया है क्या, हाँ दिया है, z भी दिया है, और z जो है ना, z यहाँ पे लिखा है इस जगह पे, तो z भी तुम पता कर सकते हो। तुम फिर से यहाँ पे बोल दो कि एंगल z एंड 70, z प्लस 70 इक्वल्स टू 180, रीज़न यही दो, लीनियर पेयर एंगल्स। सो z इक्वल्स टू 180 माइनस 70, z इक्वल्स टू 110, ऐसे। तो तुम और एक कर सकते थे, तुम सीधे बोल सकते थे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो भी z की वैल्यू मिल जाती। तो तरीके कई होते हैं, जो भी तुम्हें सूट करे वो सॉल्व करो। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो ये हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट PQRS इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ए की मैं कौन सी वैल्यू रखूं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाए। तो याद रखो हमने डिस्कस किया हुआ है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में दो साइड तो पैरेलल होंगे और दो साइड कैसे होंगे, नॉन पैरेलल, और जो नॉन पैरेलल हैं दे आर इक्वल, ये इक्वल हैं। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बेस एंगल्स आर इक्वल, ए स्क्वायर प्लस 27 इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 54। क्या रीज़न है, लिख दो यहीं पे, बेस एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2a स्क्वायर है या a स्क्वायर है, तो क्या करो सब वैल्यू इधर ही लेकर आ जाओ, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 27 माइनस का प्लस 54 इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बनेगा a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 5 2 7 8, तो प्लस 81 माइनस a स्क्वायर प्लस 81 इज 0। सो a स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 81, माइनस माइनस काट दो, ए स्क्वायर इज 9 द स्क्वायर, ये 81 जो है मैं उसको क्या लिख रहा हूँ 9 द स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट दो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ए की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर निगेटिव नहीं लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या हो गई 9, ऐसे ए का आंसर मिला क्या 9। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया, क्योंकि हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने इसे सॉल्व किया। क्या है वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब कभी भी तुम कोई भी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हो तो इसके जो बेस एंगल्स होते हैं, चाहे इधर वाले एंगल देख लो चाहे यहाँ वाले एंगल देख लो, दे आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े।
देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम वेयर AO इज़ 15, DB एंटायर DB इज़ 10। तो हम लिख देते हैं AO इज़ 15, DB इज़ 10। टू फाइंड में क्या है, CO, DO एंड BO। अब इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, देखो DB तुम्हें दिया गया है पूरा का पूरा, दैट इज़ 10 यूनिट। तो हम यहाँ पे एक बात बता सकते हैं कि दिस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि तुम यहाँ पर सबसे पहले बोल सकते हो कि AO इक्वल्स टू OC। OC बोलो चाहे CO बोलो, लो मैं CO बोलता हूँ। AO इक्वल्स टू CO। So AO equals to 15, CO is also equals to 15. So CO is also 15. ये तो रीज़न एक दे दिया। उसके बाद DB की वैल्यू दी गई है, DB equals to 10, ये क्या है, गिवन है, ऑलरेडी तुमने लिखा है। BO equals to DO equals to half of the BD। क्यों? क्योंकि रीज़न दे दो, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, एक बार और लिख दो, लेकिन ऑलरेडी तुमने मेन में लिखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा लिखने की। तो BO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10, कट किया 5 बना, BO इक्वल्स टू DO इक्वल्स टू 5। वेरी क्लियर। तो ये रहा 6th क्वेश्चन। अब चलो हम अपने 7th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो ये है हमारे पास हमारा 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग। अब जो स्ट्रक्चर हमें दिया है ये काइट का स्ट्रक्चर है और काइट की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे। इसमें जो y है हम जानते हैं कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एटलीस्ट वन विल बाइसेक्टेड, लेकिन डायगोनल क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। अब ये जो डायगोनल है यहाँ पे, ये उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, किसका, इस एंगल का। तो ये एंगल अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये पूरा एंगल इक्वल था। तो देखो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे कि क्वाड्रिलैटरल RUTS इज़ अ काइट। तो एंगल y ही पहले लिख देते हैं, इज़ 90 डिग्री। क्या रीज़न है, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर। तो ये तो 90 हो गया, इसका काम पूरा हुआ। अब तुम ये देखो कि एंगल RST ये वाले बड़े एंगल की बात कर रहा हूँ। दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। एंगल RST एंड RUT। एंगल RST इक्वल्स टू एंगल RUT, अपोजिट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स ऑफ काइट। एक काइट की कौन सा एंगल है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है। अच्छा, अब इतना हमें पता है कि
डायगोनल्स जो होते हैं ना वो क्या होंगे यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर किसी भी पैरेललोग्राम में। और इस स्ट्रक्चर के अंदर भी डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पे ये ट्रायंगल मेरे पास है। अब तुम यहाँ पे एक बात ध्यान दो, कोई भी ट्रायंगल जिसके दो साइड इक्वल हैं तो उसके ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं बात करूँगा इन ट्रायंगल एस टी यू, ये एस टी यू ये डार्क किया हुआ है, एस टी इक्वल्स टू टी यू, इक्वल साइड्स ऑफ अ काइट। बता दो भाई ये क्या है, अपनी भाषा में बता दो, इक्वल साइड ऑफ द काइट। ठीक है, तो फिर उसके सामने के जो एंगल हैं, जैसे एंगल टी एस यू, ये एंगल टी यू एस के बराबर हो जाएगा, टी एस यू टी यू एस। तो यहाँ रीज़न दो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसे मैं फर्स्ट कहता हूँ, इसे मैं सेकंड कहता हूँ। अब यहाँ पे ये बड़े वाले एंगल तो हमने ऑलरेडी बताए हैं कि भाई अपोजिट एंगल है इसलिए इक्वल है। अब इस बड़े एंगल में से जब तुम छोटे एंगल माइनस करोगे तो जो बचेगा वो इक्वल रहेगा, मतलब 100 और 100 ये दोनों इक्वल हैं। इसमें से जब 10 माइनस करूँगा और इसमें से भी 10 माइनस करूँगा तो जो बचेगा वो जो मिलेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बड़ा वाला एंगल था मेरे पास टी एस आर, उसमें से छोटा एंगल टी एस यू ये माइनस कर रहा हूँ। वैसे इस तरफ चलो, टी यू आर एंगल है टी यू आर, माइनस कर रहा हूँ टी यू एस, माइनस कर रहा हूँ टी यू एस। जो बचेगा तो भाई बड़े एंगल में से जब छोटा एंगल चला जाएगा तो यही बचेगा ना, जिसका नाम होगा एंगल आर एस यू। और उस तरफ देखो आर एस यू, तुम ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। बड़े एंगल में से जब टी एस यू हटा दोगे तो खाली यही बचेगा ना, ये वाला एंगल एक्स, यही वाला एंगल बचेगा क्योंकि वो तो चला गया, ये बच गया। इसलिए इतने बड़े एंगल में से जब ये छोटा एंगल निकाल दोगे तो यही बचेगा। इसका नाम क्या आएगा, आर यू एस इक्वल्स टू एंगल आर यू एस। अब आर यू एस की वैल्यू तुम्हें दी गई है कितनी, 72। आर एस यू की जगह पे लिखा गया था x, तो यहाँ पे लिख दो x, तो तुम्हें ये x की वैल्यू मिल गई। वो कितनी मिली, 72। तो खूब ध्यान से इसको समझो। पहले तुमने ये बताया कि ये बड़े एंगल आपस में इक्वल हैं, फिर तुमने बोला भाई ये छोटे छोटे एंगल भी इक्वल हैं, फिर छोटे एंगल माइनस कर दो तो जो बच गया वो इक्वल है, वहाँ से x की वैल्यू तुम्हें मिल गई। अच्छा, तो चलो अब हम अपने इसके सेकेंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ें। तो देखो ये हमारे पास हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टीज तुम्हें बता रहा है, और प्रॉपर्टी देख के हम समझ रहे हैं कि ये क्या है, काइट। तो हम कहेंगे कि in the given kite hg, in the given kite hg अच्छा काइट है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि काइट में ये साइड्स इक्वल होंगे और ये साइड भी इक्वल होते हैं। जब इस तरह का स्ट्रक्चर मिल गया तो समझ जाना वो क्या है, काइट। तो काइट में तुम कहोगे दिस इज अ काइट, सो एंगल G इक्वल्स टू एंगल J Q अपोजिट
equal angle of a kite, opposite equal angles of a kite। अब उसके बाद तुम ये कह सकते हो कि x इक्वल्स टू वाई। अब कहो एंगल इन काइट, या खाली बोलो इन क्वाड्रिलेटरल, बट नाम पता है तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। इन काइट एंगल H प्लस एंगल G प्लस एंगल K प्लस एंगल J इक्वल्स टू 360। सारे इंटीरियर एंगल देखो, काइट है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो, क्वाड्रिलेटरल तो है ना। तो पहले क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के हिसाब से सबको तुम प्लस करोगे तो 360 आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, इन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ, 360 आ रहा है। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अब मैं यहाँ पे h की वैल्यू रख रहा हूँ 132 जो मुझे दिया गया है। g की वैल्यू में x और y दोनों सेम है तो मैं x ही लिखूँगा, और j और k की वैल्यू कितना दिया है 60, j का वैल्यू है x इक्वल्स टू 360। अब 132 62 हो गया 192, x और x बन गया 2x प्लस 192 इक्वल्स टू 360। So 2x equals to 360 minus 192. So 360 minus 192, 10 में से 2 गया 8, फिर 15 में से 9 6, 2 में से 1 168। 2x is 168, x value is 168 by 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, x value is 84। तो इस तरह से हमें मिला x is इक्वल्स टू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 84। मतलब ये वैल्यूज़ कितनी थी 84। ठीक है ना। तो इसमें देखो हमने दो प्रॉपर्टी यूज़ किया। पहला ये कहा कि एक काइट है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या हो गए इक्वल, और जब अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए ये दो, तब फिर हमने यूज़ की प्रॉपर्टी कि भाई क्वाड्रिलेटरल के सब एंगल्स को प्लस करोगे तो वो 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स वाई दोनों मिला। अब चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। थर्ड क्वेश्चन भी काफ़ी आसान सा है, उसमें भी ऑलरेडी देखो दिया हुआ है कि ये क्या है, काइट है। देख के भी पता चल रहा है कि ये क्या है, काइट। तो इस काइट के अंदर हम एक बात पहले समझ लें कि हमें क्या दिया गया है। ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे। तो तुम कहो यहाँ पे इन द गिवन काइट RUTS एंगल RUT इक्वल्स टू एंगल RST, अपोजिट एंगल्स, ऐसा बोलेंगे इक्वल एंगल्स ऑफ अ काइट। काइट है तो इसके कौन से इक्वल एंगल है, ये वही हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि RUT इज़ 125 विच इज़ इक्वल्स टू एंगल RST। अब हम बोलेंगे कि एंगल R प्लस एंगल U प्लस एंगल T प्लस एंगल S, ये सब के सब क्या होते हैं 360 होते हैं। तो रीज़न लिखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो R की वैल्यू मुझे मिल गई x प्लस 30, U की वैल्यू मिल गई 125, T की वैल्यू मिली x, S की वैल्यू मिल गई 125, क्योंकि तुमने बताया है 360। हमने बता दिया कि भाई ये 125 है तो ये भी क्या रहेगा 125।
अब x और x मिल के हो जाएगा 2x प्लस 125 250 280 इक्वल्स टू 360। अब 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 280, 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 80/2, ये कितना हो गया 40। x की वैल्यू कितनी मिली 40। तो एंगल R क्या था x प्लस 30 विच इज़ इक्वल्स टू 40 प्लस 30 दैट इज़ 70। एंगल T कितना था 40, क्योंकि वो सीधा x दे रहे थे इसलिए। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा 7th क्वेश्चन। अब चलो आज का एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, 8th क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 8th। क्या कह रहा है, एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 20 डिग्री लेस देन इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स। कोई तो पैरेललोग्राम है हमारे पास और इस पैरेललोग्राम में बता रहे हैं कि एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 20 लेस देन द एडजेसेंट एंगल। अगर एक एंगल x है तो दूसरा, मान लीजिए मैं इस एंगल को x कहता हूँ, तो ये एंगल क्या है उसे 20 लेस है, ये कह रहे हैं वो लोग। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल इट्स एंगल्स। तो हम बहुत आसानी से पता करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे लेट ABCD बी द गिवन पैरेललोग्राम। ABCD, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो हम वो कहेंगे एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। क्यों? एडजेसेंट, हमने पढ़ा है ये प्रॉपर्टी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, बस इतना लिख दो। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। आजू बाजू वाले एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो x माइनस 20 प्लस x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 प्लस 20, 2x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 200/2। सो x वैल्यू इज़ वॉट 100। x वैल्यू कितनी मिली मुझे 100। तो x वैल्यू 100 हो गई, तो x इज़ 100, x माइनस 20 इज़ 80। तो अब यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल D इक्वल्स टू एंगल B। ये तो A और C अगर सेम है, A C के बराबर है, तो क्यों ऐसा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर तुम यहाँ रीज़न दे दो, A इक्वल्स टू C इक्वल्स टू A की वैल्यू तुम्हें मिल गई है, दिस इज इक्वल्स टू एंगल A, दिस इज इक्वल्स टू एंगल D। तो A का जो वैल्यू है वही C का वैल्यू हो गया, तो ये कितना हो गया 80। और वैसे ही एंगल B का जो वैल्यू है वही एंगल D का वैल्यू है, और वो कितना हो गया 100। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर भी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ की और इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो फिर मिलेंगे बच्चों हम अपने अगले वीडियो में, तब तक जम के पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।